गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट और आज हमें स्टार्ट करना है 1.4 रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स है, जिसके नाम से ये समझ में आ रहा है, इस हेडिंग के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें आज डिस्कस करना है कि जो मैन है और जो इन्वायरमेंट है इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशंस है और इसके क्या इफेक्ट आते हैं। तो आपको जैसा मालूम होगा कि जो मैन है इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो उसके फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, शेल्टर के लिए, है ना। और ऐसे ही वो इन्वायरमेंट पे तो डिपेंड है और इन्वायरमेंट के बहुत सारे वो सोर्सेस को यूज करता है और उस सोर्सेस को यूज करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट के सोर्सेस को यूज करता है और फिर वो बनाता है, फॉर्म्स बनाता है, फॉर्म्स बनाता है, फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट करता है, टाउन, सिटी, रोड्स, रेलवे लाइंस, डैम्स, कैनल, रिलीजन्स, बेनिफिट्स। तो मतलब ये सभी वो डैम बनाए, रोड बनाए, मार्केट बनाए, इंडस्ट्रीज बनाए, फॉर्म बनाए, जिससे क्या होता है, उसका फिजिकल ग्रोथ होता है, कल्चरल ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, सोशल ग्रोथ होता है। क्योंकि जब मैन एक बिल्डिंग बनाता है, मार्केट बनाता है, एक अर्बनाइजेशन करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आके शेल्टर लेते हैं, शेल्टर रहते हैं वहाँ पे, उन्हें जॉब मिलती है क्योंकि वहाँ पे उसने इंडस्ट्रीज बनाई है। तो इससे क्या होता है, जब एक ह्यूमन बीइंग है, एक सोसाइटी है, जब वो कहीं शेल्टर हो जाती है, उसे जॉब मिल जाता है, वो एक जगह स्टे करने लगते हैं, एक जगह शेल्टर में आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनका ना ना उनका बस इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब उनका केवल इकोनॉमिक ही ग्रोथ नहीं होता है, इसी के साथ साथ उनका फिजिकल ग्रोथ भी होता है, कल्चरल ग्रोथ भी होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, उनका सोशल ग्रोथ हो रहा है ना। तो ये सभी तरीके हैं कि एक मैन जो है, एक इंसान जो है या कोई भी लिविंग बीइंग है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट होता है। या तो अगर वो एनिमल है तो उसके फूड के लिए डिपेंडेंट रहेगा, वाटर के लिए डिपेंडेंट रहेगा, एयर के लिए डिपेंडेंट रहेगा और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट रहेगा। अगर वो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसे इसके अलावा, ये तो बेसिक नीड्स है, सबको चाहिए, हम है या एनिमल है, सबको चाहिए। अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो इसके साथ ही साथ फूड, वाटर, शेल्टर और एयर के साथ ही साथ उसे फिजिकल ग्रोथ भी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, सोशल ग्रोथ भी चाहिए, कल्चरल ग्रोथ भी चाहिए, जिसके लिए वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करता है, फॉर्म्स बनाता है, डिफॉरेस्टेशन करता है, फॉर्म्स बनाता है, रोड्स बनाता है, कंपनीज बनाता है, इंडस्ट्रीज, मार्केट बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, और जिसके कारण उसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी मिल रहा है, कल्चरल ग्रोथ भी हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। और ये सभी प्रोसेस के थ्रू एक जो ह्यूमन बीइंग है वो है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है ना। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट की, है ना। अब देखिए इफेक्ट क्या होगा। अब इफेक्ट क्या हो रहा है कि जब जो एक मैन है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है अपने बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए। अब उसी के लिए वो भले फूड हो, फूड के लिए वो क्या कर रहा है, फॉर्म्स डेवलप कर रहा है, फूड के लिए वो क्या कर रहा है, फॉर्म डेवलप कर रहा है, और फॉर्म डेवलप कर रहा है तो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। रहने के लिए फॉर द शेल्टर वो क्या कर रहा है, अर्बनाइजेशन कर रहा है, तो जो सिटी है, सिटी की बाउंड्री को एक्सपांड कर रहा है, फैला रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे अर्बनाइजेशन कर रहा है तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ को जंगल को काट रहा है, पेड़ को जंगल को काट रहा है तो उसमें भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट जा रहा है। अगर वो ये फॉर्म बना रहा था तब हुआ, अर्बनाइजेशन कर रहा है तो वो जो आजू बाजू के जो नियर बाय विलेज हैं, जो एग्रीकल्चर फॉर्म है, उसे एग्रीकल्चर जो लैंड है उसे सिटी में इंक्लूड कर रहा है, तो वहाँ पे कॉलोनी बना रहा है, पार्क्स बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो
अर्बनाइजेशन में आ जा रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर रहा है ना, टेक्नोलॉजीज बना रहा है, और जिसमें क्या है जो नेचर का स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं वो चेंज हो रहा है। अरे यार, जहाँ पहले फॉरेस्ट था वहां पे अब फॉर्म हो गया, जहाँ पे पहले फॉर्म था वहां पे अब इंडस्ट्रीज हो गई, जहाँ पहले फॉर्म था वहां पे अर्बनाइजेशन हो गया, वहां पे मार्केट हो गया, वहां पे जहाँ पे पहले प्योर एयर था वहां पे अब व्हीकल चलने लगी, इंडस्ट्री से स्मोक निकलने लगा, हार्मफुल गैसेस निकलने लगी, केमिकल वेस्टेज निकलने लगा। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये नेचर का स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है। मतलब क्या है, ये नेचर को इम्बैलेंस किया जा रहा है, इम्बैलेंस किया जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा, अब ये जो भी एक्टिविटी है इससे क्या होगा, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे इससे ये हो रहा है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, फूड पॉल्यूशन हो रहा है ना। और ये किस लिए हो रहा है, अब एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज है, व्हीकल्स हैं, बहुत सारा स्मोक निकल रहा है, बहुत सारा स्मोक निकल रहा है जो एयर में मिक्स हो रहा है, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना। सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे केमिकल वेस्टेज निकल रहे हैं, जो होम लिटर है हम थ्रो कर दे रहे हैं, पॉलीथीन्स बैग्स हैं, वेस्टेज हैं, जब वो सॉइल में मिक्स होती है सॉइल पॉल्यूशन कर रहा है, जिससे फूड पॉल्यूशन हो रहा है। उसी के साथ साथ फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं फॉर्म बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो जिससे ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, फ्लड्स आ जा रहे हैं, है ना। और ये क्या हो रहा है कि लैंडस्लाइड का भी एक ये रीजन बन जा रहा है। नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं वो खत्म होने पे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज हम रन कर रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ रही है। अब रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या है, माइनिंग एक्टिविटी करनी पड़ रही है। माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं हम बहुत सारा प्रोडक्शन करने के लिए। अब बहुत सारा प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या है कि माइनिंग एक्टिविटी करनी पड़ रही है, तो हम ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, और माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो इन इनएग्जॉस्टिबल कंडीशन में आ गए हैं, जो खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। जो फर्टाइल लैंड है, जो फर्टाइल लैंड्स है वो क्या है, बैरन हो गए हैं। अब फर्टाइल लैंड्स जो है बैरन हो गए हैं, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना है, फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो सबकी इच्छा है कि हम अपने जो खेत हैं, जो फार्म्स हैं, वहां से प्रोडक्शन ज़्यादा करें। अब ज़्यादा करने के लिए हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, जो तो उस टाइम तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज करके दे रहा है, लेकिन लेकिन इन फ्यूचर उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और वो क्या कर रहा है इन फ्यूचर, वो जब उसके इफेक्ट नेगेटिव आ रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि वो प्रोडक्शन को, वो फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। जैसे हम हरियाणा में देखें, पंजाब में देखें, वहां पे पहले प्रोडक्शन अच्छा हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं वहां के जो लैंड है टर्निंग टू द बैरन लैंड्स, कहीं ना कहीं वो बंजर की तरफ अग्रसर है। तो इसका इफेक्ट ये आ रहा है। और जब ऐसा हो रहा है ना, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है, अब यार जब लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वहां पे खेती होगा ही नहीं, तो मतलब एक एग्रीकल्चरल लैंड किस में टर्न हो गया, बैरन लैंड में टर्न हो गया। और एग्रीकल्चरल लैंड जब बैरन लैंड में टर्न हुआ तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि वहां पे डिजर्ट डिजर्ट इंक्रीज होने लगेगा और एग्रीकल्चरल लैंड डिक्रीज होने लगेगा। जो भी मैं बता रहा हूँ, ये जो आपके सामने पेज है, इस पे सब कुछ, इस पे ही जो भी मैंने जितना भी बताया इस पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरे लेक्चर सुनने के बाद आप
जरूरी से करें। चलिए हम अगली हेडिंग को डिस्कस करते हैं। अगली हेडिंग है हमारा 1.5, टाइप ऑफ पॉल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, है ना। अब टाइप ऑफ पॉल्यूशन पहला दे रहा है एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस नोन एज एयर पॉल्यूशन। अब पहले हम डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूशन क्या होता है। अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जो अनवांटेड गैसेस होते हैं, जो हार्मफुल गैसेस होते हैं, अगर वो एयर में मिक्स हो जाए, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाए, तो एयर पॉल्यूशन होता है। अनवांटेड गैसेस मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जब ये गैसेस एक्सेसिव अमाउंट में जब एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाए तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को, मतलब एयर एटमॉस्फेयर में जो भी कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर है उसे उसमें इंक्रीज डिक्रीज होने लगेगा, जिससे एयर पॉल्यूशन हमारा बढ़ता है। अब एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो एयर पॉल्यूशन तो ये समझ में आया कि द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। अब इसके कजेस क्या क्या हैं? ये होता क्यों है? ये होता क्यों है मतलब क्या कि जो एयर पॉल्यूशन है उसके होने का कारण क्या है? तो उसके होने का कारण जैसे इंडस्ट्रीज है, स्मोक, इंडस्ट्रीज है ना। इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, जो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल टेस्ट हैं, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ लीटर्स हैं, है ना, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जब इंक्रीज हो रहा है, ये जब इंक्रीज हो रहा है, जब इंडस्ट्री से स्मोक ज़्यादा अमाउंट में एयर में आ रही है, जब व्हीकल से स्मोक ज़्यादा अमाउंट में एयर में आ रहा है, जब एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल टेस्टेस कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ लीटर्स कर रहे हैं, लीटर्स कर रहे हैं, या डेड ऑर्गेनिज्म जो है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसे डिकम्पोज कर रहे हैं, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरे गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है ना। एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर रहे हैं तो जो क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, अरे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। फिर उसी के साथ साथ अगर हम बात करें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जैसे ये जो कोल है, मिनरल ऑयल्स हैं, है ना, जब इसे हम बर्न करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जब हम कोल को और मिनरल मिनरल ऑयल्स को जब हम बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड आता है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज बढ़ता है तो हमारे बर्निंग ऑफ आइस, हमारे आंख में जलन होती है, थ्रोट गले में जलन होती है, बहुत सारे हमें ऐसे डिजीज होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने वाली डिजीज होती है ना। और इसके कारण से क्या होता है? ये तो एक हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा है? जब हम जो कोल है या मिनरल्स ऑयल है, जब उसे हम बर्न कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की एक्सेस हो जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेस हो जा रहा है। तो आप नोटिस करते होंगे जब आज के टाइम में आप बाहर निकलते हैं, तो जब दिन भर या कुछ टाइम बाद आप जब बाहर से ड्राइव करके आते हैं या बाहर से घूम के आते हैं तो कई बार आपको फील होता है कि आंखों में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, या गले की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या धूल धुआं से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते हैं। और इसी के साथ साथ ये तो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट है, और इसी के साथ साथ क्या होता है कि जैसे इतना एयर पॉल्यूशन हुआ, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ी, इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ी बढ़ी,
नाइट्रोजन ऑक्साइड की परसेंटेज पढ़ी। तो इससे क्या होता है कि ये जो है जितने ये गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से वो रिएक्ट करता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही गैसेस, मतलब जो हमने कोल जलाया और जो मिनरल ऑयल्स जलाएं, उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकला, जो एक्सेसिव नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला, वो जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर, मॉइस्चर बोल दीजिए, मॉइस्चर वेपर जो अवेलेबल है, उससे जब रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही क्या बाद में एसिड रेन करता है। एसिड रेन करता है जो हमारी स्किन डिजीज को इंक्रीज करता है, जो हमारे जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसे अफेक्ट करता है, फॉरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है ना, जो मॉन्यूमेंट्स है उसे अफेक्ट कर रहा है। तो इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये था हमारा एयर पॉल्यूशन। अच्छा, इसी में बात कर रहा है ओजोन होल, इसी में बात कर रहा है ओजोन होल की। ओजोन होल क्या होता है, आपको मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सरफेस से, अर्थ सरफेस से करीबन 20 से 35 किलोमीटर, अगर हम एयर में बात करें, अर्थ सरफेस से ऊपर 20 से 35 किलोमीटर की बात करें, तो वहां पे एक लेयर है O3 की, जिसे हम ओजोन बोलते हैं। और ये लेयर क्या करती है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, है ना, सन से जो ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, उसे क्या करता है, स्टॉप करता है, आने से रोकता है, और जिससे हम प्रोटेक्ट होते हैं, हम प्रोटेक्ट होते हैं। अब ये अल्ट्रावायलेट रेस जब आती हैं तो वो क्या करते हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती हैं, है ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमें स्किन डिजीजेस की, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होती है ना। तो जिससे क्या करता है कि जो ओजोन लेयर है, अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकता है, और अल्ट्रावायलेट रेस गर्म गर्म किरणें होते हैं, वार्म रेस होती हैं, जो जब इंटर कर देती हैं, अगर इंटर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हॉट गैस है, या मीथेन जो है हॉट गैसेस है, ये इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसे फिर से ये रिलीज नहीं करते हैं, और ये रिलीज नहीं करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको मालूम है जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होगा तो जो सी ओशियन जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे वहाँ, आपको मालूम है ये कोस्टल एरियाज हैं, है ना। अब ये हमारे कोस्टल एरियाज क्या हैं, ये जब ग्लेशियर मेल्ट होगा और सी और ओशन वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो ये कोस्टल जो एरियाज है वो कहीं पानी के नीचे डूब जाएंगे, और शायद हमारी नई बाउंड्री कुछ ऐसी रहे, मतलब इतना इतना एरिया हो सकता है कि ये बस किस लिए, वाटर पॉल्यूशन के कारण, अल्ट्रावायलेट वाटर पॉल्यूशन के कारण, सॉरी, एयर पॉल्यूशन के कारण जो ओजोन लेयर है उस पर इफेक्ट जा रहा है, और जिससे क्या है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट होने से ये ओशियन या सी जो वाटर है उसका वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, और ये कोस्टल रीजन्स को डुबा देगा, है ना। जिससे क्या होगा कि बहुत सारा जो कोस्टल रीजन है वो पानी में डूब जाएगा, और जिससे क्या होगा, हमें इकोनॉमिक अफेक्ट जाएगा, हमें उससे इकोनॉमिक नुकसान होगा, उससे हमें हमारा बहुत सारा लोग उसमें डेथ कर जाएंगे, इकोनॉमिक डैमेज होगा हमें, है ना। तो ये सभी उसके इफेक्ट हैं। अच्छा, ये होता क्यों है, ये
ओजोन लेयर में आपको मालूम है होल हो रहा है, ओजोन लेयर अफेक्ट हो रही है पॉल्यूशन से, ये क्यों हो रहा है? तो देखिए क्या होता है, जो एक होती है गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, है ना। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, है ना। एयर कंडीशनर में यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स हुआ, एयर कंडीशनर्स हुए, है ना, उसमें एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। उसी के साथ साथ जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, है ना, उसमें जो फ्यूल है यूज करते हैं, ये सभी क्या करता है, ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। और ओजोन लेयर को जब ये अफेक्ट करता है तो उसमें होल दिखने लगे हैं, है ना, और वो होल दिन पे दिन बड़े होते जा रहे हैं। और ये जब होल बड़े होते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारे वहां अल्ट्रावायलेट रेज आने की परसेंटेज बढ़ रही है। और अल्ट्रावायलेट रेज आएगा तो मैंने अभी आपको बताया, फिर इतने सब प्रॉब्लम्स होंगे, हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ, हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, है ना, हमें बहुत सारे डिजीजेस हो जाएंगे, है ना। हमारा जो वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो अफेक्ट होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को अब्सॉर्ब करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा, तो क्या करेगा कि वो मार्केट हीट को एब्सॉर्ब करेगा तो वो फिर से रिलीज नहीं करेगा, तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होगी। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लेशियर मेल्ट होंगे, सी ओशियन लेवल बढ़ेगा, जो कोस्टल एरिया है ना केवल हमारे देश का, इवन जो भी जो भी ना केवल हमारे देश का कोस्टल एरिया वाटर के अंदर चला जाएगा, जो भी कंट्री सी ओशियन बाउंड्री पे है वो सब के कोस्टल एरियाज और बहुत सारा हिस्सा पानी के नीचे डूब जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, अब वाटर पॉल्यूशन जब कोई अनवांटेड सब्सटेंस वाटर में मिक्स हो जाए और उसकी प्यूरिटी को रिड्यूस करे, वो वाटर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन क्या, कोई अनवांटेड सब्सटेंस जब वाटर में आके मिक्स हो जाए और उसकी प्योरिटी को रिड्यूस कर दे, उसकी शुद्धता को कम कर दे, तो इसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ये होता क्यों है? बहुत सारे रीजन है। वाटर पॉल्यूशन क्यों होगा? बहुत सारे रीजन है। हमारे इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग खुद हैं, है ना, हमारे इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग हैं, फिर जो एक्सेसिव अमाउंट में जो ये फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं ये हैं, है ना, सॉइल इरोजन है, केमिकल वेस्टेज है ना। तो ये सब रीजन है, कजेस हैं जो वाटर पॉल्यूट करते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, वाटर वाटर पॉल्यूट करते हैं। जैसे वाटर पॉल्यूट करते हैं, देखिए यहाँ पे रीजन, द कजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन यहाँ पे देखिए मेंशन है, सॉइल इरोजन, लीव्स ऑफ द ट्रीज, domestic drainage and the sewerage influent from the factories, fertilizers and the pesticides, and the hot water flowing from the nuclear reactors and spreading of the minerals oil on sea surface. Lead, mercury, chromium dissolved in the polluted water destroy the immunities and the cells of the kidneys, है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताएं कि यार जो सॉइल इरोजन है, या जो पेड़ों की पत्तियां हैं पानी में डिकम्पोज हो रही हैं, या होम लिटर्स हैं जो डिकम्पोज किया जा रहा है, एक्सेसिव एक्सेसिव जो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स हैं वो हैं, या सरफेस पे मिनरल्स, क्रूड ऑयल्स का स्प्रेड होना है ना। तो ये सभी रीजन से, या पानी में लीड और मर्क्यूरी की लीड मर्क्यूरी क्रोमियम के परसेंटेज का बढ़ जाना है, जिससे क्या है, सेल्स किडनी प्रॉब्लम्स हो पा रही है। तो ये सभी क्या है, कजेस है वाटर में पॉल्यूशन बढ़ाने के।
जिससे क्या हो रहा है, रिवर पॉल्यूट हो रहे हैं, लेक पॉल्यूट हो रहे हैं, है ना। और जो रिवर पॉल्यूट हो रहे हैं, लेक पॉल्यूट हो रहे हैं, और वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, हमें प्योर वाटर नहीं मिल पा रहा है। वही जब वाटर हम फॉर्म्स को देंगे, प्रोडक्शन क्रॉप्स को देंगे, तो क्रॉप्स भी पॉल्यूट होंगी। साथ ही साथ जो अगर वाटर इतना पॉल्यूशन होगा, जैसे अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट डेज में, जैसे गंगा है, यमुना है दिल्ली के आसपास, गंगा है कानपुर के आसपास, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वाटर में, वो भी कहीं ना कहीं दम तोड़ रहे हैं, वो इस वाटर पॉल्यूशन में खुद को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन एक लिमिट के ऊपर जब आप आवाज को तेज कर दें, है ना, एक लिमिट के ऊपर जब आप आवाज आवाज को तेज कर दे, अगर इसी को आपकी बुकिश लैंग्वेज में बताया जाए, अगर आप हाई पिच वॉल्यूम को बहुत ज्यादा यूज करने लगे तो उसे हाई पिच वॉल्यूम को ही कहा जाता है नॉइस। और इससे जब आवाज बढ़ेगी तो इसी को बोला जाता है नॉइस पॉल्यूशन। अब ये नॉइस पॉल्यूशन क्यों होता है? बहुत सारे रीजन, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे व्हीकल्स, हमारे रेलवेज, हमारे एयरवेज, है ना, हमारे रेडियो स्पीकर, है ना, हमारे साउंड प्रोड्यूसर्स, है ना। तो ये सभी क्या है, वाटर पॉल्यूशन के रीजन है ना। और सॉरी 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 नॉइस पॉल्यूशन की रीजन है ना। और नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता है, नॉइस पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसके इफेक्ट क्या आएंगे, है ना। उसके इफेक्ट ये होंगे कि लिसनिंग जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी, थोड़ा सा लिसनिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, हेडेक की प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, है ना। और भी सब हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज सामने आएंगे। हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है? अब सॉइल पॉल्यूशन क्या है या कैसे होता है, तो भैया देखिए, सॉइल पॉल्यूशन यहाँ पे हम देखते हैं any unwanted change in the physical, chemical and the biological attributes of the earth which destroy the fertility and utility of land is soil pollution, है ना। मतलब क्या बता रहा है कि अगर कोई भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज होता है सॉइल में, है ना, जो कि सॉइल की फिजिकल एट्रीब्यूट को चेंज करता है, तो उसी को सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। और ये कैसे होता है? एक्सेसिव पेस्टिसाइड एक्सेसिव पेस्टिसाइड को यूज करने से, फर्टिलाइजर को यूज करने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बलाइजेशन करने से, प्लास्टिक जो है वेस्टेज, पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन को यूज करने से, उसे फिर लैंड पे थ्रो कर देने से जो क्या होता है, सॉइल को पॉल्यूट करता है। फिर सॉल्टी वाटर से, है ना, डोमेस्टिक लिटर जो है, वेस्ट, हॉस्पिटल के वेस्ट है ना। ये सभी क्या है, रीजन है, ये सभी क्या है, रीजन है सॉइल पॉल्यूशन करने के, है ना। अच्छा, सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, अब इसके कारण क्या होगा? तो अब सॉइल पॉल्यूशन होगा तो इसके कारण क्या रिजल्ट होगा? तो इसके कारण क्या होगा कि सॉइल पॉल्यूशन होगा, तो सॉइल पॉल्यूशन होगा तो जो लैंड है, जो सॉइल है, कहीं ना कहीं वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होने लगेगी। और बैरन लैंड मतलब बंजर भूमि, और बंजर भूमि कन्वर्ट होगी तो डिजर्ट एरिया बढ़ेगा, डिजर्ट एरिया बढ़ेगा मतलब क्या है, हम जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट है, वैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वर्ल्ड पे एक फूड रिक्वायरमेंट का एक खतरा सा बना हुआ कि फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे कि नहीं। अब इस उस केस में जब सॉइल पोल्यूशन ज्यादा होगा, लैंड ज्यादा टर्न टू द बैरन, तो वहां पे क्या होगा कि हमारे ऊपर फूड की प्रॉब्लम आ जाएगी। रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूशन, बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, कोबाल्ट है। बहुत सारे रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं, जब वो
बाहर आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूशन करते हैं। और ये पॉल्यूशन क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना। रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट करते हैं और वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं जिससे क्या होता है, मतलब वो क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो सब्सटेंस है वो स्प्रेड करते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जिससे क्या होता है, ह्यूमन को बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, एनिमल डिजीजेस होती हैं। जो एनिमल सेल्स हैं, जो ह्यूमन सेल्स हैं, वो उसमें डिजीजेस होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसी के साथ साथ जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी खत्म होती है। फिर थर्मो पॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखिए थर्मो पॉल्यूशन क्या है। थर्मो पॉल्यूशन, अभी हमने बात किया कि हम बहुत सारा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। आज के टाइम आप देख रहे हैं कि जो शहर हैं वो धीरे 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 बहुत बड़े होते जा रहे हैं। शहर बहुत बड़े होते जा रहे हैं तो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, है ना। जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे गैसेस आ रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। और जो क्या करते हैं, गर्म गैसेस होती हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है ना। सीएफसी जो है ओजोन लेयर में होल कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर कहीं ना कहीं, जब ओजोन लेयर में होल हो रहा है या गर्म गैसेस बढ़ रही हैं, तो जो सन से जो रेडिएशंस आ रही है वो सभी रेडिएशन ये गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उससे ड्रॉट की प्रॉब्लम आती है, फ्लड की प्रॉब्लम आता है ना। बहुत सारे वाटर सोर्सेस के सूखने की प्रॉब्लम आ रही है, सी लेवल के सी या ओशियन लेवल के इंक्रीज होने की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं बहुत तेजी से, है ना। और जो वाटर एनिमल है वो वाटर का चूंकि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो वो भी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। तो ये सभी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गैसेस हैं, हॉट गैसेस, उसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बढ़ा, उसका परसेंटेज जब एटमॉस्फेयर में बढ़ा तो सन से आने वाले रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और सन से आने वाले रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके इफेक्ट बहुत सारे हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। तो फॉरेस्ट फायर आप लोग देखते हो कि जो आजकल न्यूज में आप देखते रहते हो कि फ्रांस में फॉरेस्ट फायर चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ब्राजील में आग लगी हुई है जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया में, तो फ्रांस में। तो ये सभी क्या है, ये सभी इसी का रीजन है, क्योंकि थर्मल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ गर्म हो रही है, और अर्थ गर्म हो रही है तो ये सभी इफेक्ट हमें दिख रहे हैं। तो आपको, मुझे लग रहा है कि ये मैंने अच्छा समझाने की कोशिश की है, आप बुक पढ़िएगा। मुझे ऐसा लगा कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद से हम अब अपना जो लेक्चर है वो 1.6 चेंज इन द लैंड एंड इट्स इफेक्ट से हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए